चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं हूं आपके साथ कविता लियाल। बाजार में आज कैसा कारोबार हुआ है जान लेते हैं। बाजार में आज ऊपरी स्तरों पर हमने बिकवाली हावी होती हुई देखी है। निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 200 से ज्यादा अंक गिरकर 15,810 के पास बंद हुआ है। सेंसेक्स भी आज करीब 100 अंक गिरकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें, यहाँ 125 अंकों की गिरावट हमने देखी है। बाजार में आज का दिन कैसा रहा, विस्तार से जानते हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उपल आनंद से। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए आज दिन भर के कारोबार में दोनों तरह के ट्रेड्स आप देखें तो आज मॉर्निंग में पहले तो आपको जितने भी जो कल ट्रेडर्स लॉन्ग करके गए होंगे उनके लिए क्लियरली एक बहुत अच्छा बेनिफिशियल ले रहा, क्योंकि बाजार ने 16,000 तक के ऊपर के लेवल दिखाया लेकिन वहां से सस्टेन नहीं हुआ। और उसके बाद बाजार, क्योंकि रेजिस्टेंस जोन भी थे बाजार के लिए, तो वहां से प्रेशर जो क्रिएट हुआ और गेंस पहले इरोड हुआ और उसके बाद बाजार को आपने देखा कि लास्ट 1.5 आवर में तो 15,800 के आसपास रेंज में कारोबार करने के बाद उसके बाद 15,800 के पास ही क्लोजिंग भी देखे गया है बाजार। तो दोनों तरह के ट्रेड्स, बियर्स ने भी आया होगा मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में और बुल ने भी, तो एक बड़ी रेंज में आज ट्रेड हुआ दिन भर में। और सुबह जहाँ सारे सेक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे थे, बाद में आपको गेंस इरोड होते हुए दिखाई दिए। आज जो शॉर्ट स्क्वीज क्लियरली लग रहे थे वो लग रहे थे मेटल में, स्टील स्टॉक्स में, लेकिन आप लास्ट आवर में देखें तो हिंडाल्को, एल्यूमिनियम काउंटर्स, वहाँ एक अच्छा ट्रेड देखने को मिला। इसके अलावा निफ्टी पे जो दिन भर की जो ट्रेड्स होने के बाद, सेटल होने के बाद लास्ट आवर में जो क्लोजिंग के साथ जो गेनर्स रहे हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थे। वो आपको स्टॉक्स लाइक अपोलो हॉस्पिटल, सन फार्मा, रिलायंस ने हालांकि ना बाजार को नीचे की तरफ खींचा और ना कोई सपोर्ट दिया। शायद एक टेक्निकल बाउंस बैक था, क्योंकि रिलायंस हो, ओएनजीसी हो, इतनी अच्छी खासी गिरावट होने के बाद अब वहाँ पर थोड़ी सी एक स्टेबिलिटी सी दिखाई दी। कोई शॉर्ट साइड के ट्रेड फर्दर नहीं दिखे, ना ही लॉन्ग के ट्रेड्स दिखाई दिए। लेकिन आज फाइनेंस काउंटर्स, बैंकिंग स्टॉक्स में भी गेन इरोड हुआ, जहाँ की बैंकिंग सुपर बुलिश लग रहा था फर्स्ट हाफ तक, लेकिन उसके बावजूद भी आप फाइनेंस काउंटर्स देखें, मेजरली ऑन द बैक ऑफ गुड बिजनेस अपडेट्स, अच्छे डिसबर्सल्स आ रहे हैं। मैंने फाइनेंस की बात करें, मैक्स फाइनेंशियल की बात करें, बैंक्स के अच्छे बिजनेस अपडेट्स आए हैं। उसके फ्रंट पे आप देख रहे हैं तो आपको फाइनेंस काउंटर्स अच्छी परफॉर्मेंस और अच्छी स्ट्रेंथ के साथ दिखाई दे रहे हैं। एएमसी स्टॉक्स, इंश्योरेंस स्टॉक्स, वहाँ पर आपको एक बाइंग का बाउट दिखाई दिया। जितने भी कमोडिटी यूजर्स है, वाइट गुड स्पेस के हैं, हेवेल्स हो, यहाँ पर क्रॉम्पटन हो, बजाज इलेक्ट्रिकल्स हो, इनमें आपको अच्छा एक बाइंग बाउट दिखाई दिया। होटल स्टॉक्स आपको फिर भी उसमें इंडियन होटल जैसे स्टॉक्स चलते हुए दिखाई दिए, और साथ ही आपको एएमसी स्टॉक्स हो, इंश्योरेंस स्टॉक्स हो, यहाँ पर भी आपको एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट दिखा। बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट आपको दिखाई दी। लास्ट आवर में तो आपने देखा जब यूएस फ्यूचर्स वहाँ से जब सिग्नल्स नेगेटिव हुए, प्रेशर के आए, यूएस डॉलर इंडेक्स ने 105 का लेवल फिर से क्रॉस किया। इनफैक्ट 52 वीक हाई से भी ज़्यादा दिसंबर 2002 के बाद की आपने लेवल्स, हायर लेवल्स देखे यूएस डॉलर इंडेक्स पे, जिसका क्लियरली सेंटिमेंट आपको यूएस मार्केट, पहले तो फ्यूचर्स लाल निशान में हुए, कल यूएस मार्केट्स बंद थे, इसलिए वहाँ के कोई ट्रिगर आज मॉर्निंग के लिए नहीं थे। लेकिन आज जब जो डाउ फ्यूचर्स लाल निशान में स्लिप हुए, अभी थोड़ी देर पहले तो हमने को रिएक्ट करते हुए, इंडियन मार्केट्स को रिएक्ट करते हुए देखा, और इसका आपने क्लियरली सिग्नल देखा कि 15,800 के पास मार्केट ने क्लोजिंग दी आज। तो एक रेंज फिर से आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, एक्सपर्ट्स का मानना है। देखना होगा, कल क्रूशियल होगा कि 15,800 को अगर हम स्लिप करते हैं, इसे ब्रेक डाउन करते हैं, तो क्या हम नीचे और स्लिप करते हैं या फिर यहाँ से संभल जाते हैं। चलिए बात करते हैं रुपए की कमजोरी की। रुपए की कमजोरी थमने का नाम नहीं ले रही है और आज डॉलर के मुकाबले रुपया फिर से नए स्तर पर पहुंच गया है। और कितना कमजोर हुआ है रुपया, पूरी डिटेल हमारे सहयोगी विश्व मोहन कुमार बता रहे हैं। देखिए, डॉलर के मुकाबले रुपया आज 79 रुपये 38 पैसे के निचले स्तरों तक फिसल गया। हालांकि आखिर में बंद 79 रुपये 37 पैसे के स्तर पर हुआ। महीने भर की अगर बात करें तो करीब 2.25% की गिरावट रुपए में डॉलर के मुकाबले आ चुकी है, और 2022 में 6.5% से भी ज़्यादा की कमजोरी अब तक रुपए में आ चुकी है, और आज 0.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ी वजह यह है कि लगातार FIIs की डोमेस्टिक मार्केट में बिकवाली हो रही है। डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल के आसपास पहुंच चुका है, जो 2 दशक का सबसे ऊपरी स्तर है। 2002 की शुरुआत में इस तरह के लेवल देखने को मिले थे, और वो लेवल अब वापस से डॉलर इंडेक्स में अब भी देखने को मिल रहा है। तो डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत होता जा रहा है। इससे कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे इंडिया के लिए, और इंडिया में अगर कमोडिटी प्राइसेस, क्योंकि जो इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं बहुत सारी कमोडिटी, अगर वो इंपोर्ट अगर महंगा होता तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा और कैट बढ़ता जाएगा, उसका असर यहाँ पर रुपए पर लगातार हावी हो रहा है। और फेड का रुख जिस तरह से सख्त है, उससे लगातार डॉलर
भी मजबूत हो रहा है और जुलाई की जो बैठक है उसमें भी फेड 3/4% तक ब्याज दरें बढ़ा सकता है। तो डॉलर में आगे भी मजबूती की ही संभावना जताई जा रही है और कैश में डॉलर की शॉर्टेज हो गई, सप्लाई कम है, उसका भी फायदा मिल रहा है और सेफ हेवन के तौर पर अब डॉलर की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर है जो रुपए को कमज़ोर कर रहे हैं और रुपया ही नहीं, बाकी जो एशियन करेंसीज है या इमर्जिंग मार्केट की करेंसी है वहाँ पर भी ये दबाव देखने को मिल रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है, बाकी करेंसी कमज़ोर हो रही है। जी ग्लोबल मार्केट की बात करें, क्रिप्टो करेंसी में लगातार आ रही गिरावट का असर अब भारत में भी देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो करेंसी के कारोबार से जुड़े देश के 3 बड़े एक्सचेंजेस की माने तो देश में क्रिप्टो के कारोबार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह TDS लगाने का सरकार का फैसला है। क्रिप्टो के लेन देन पर 1 जुलाई से TDS लगना शुरू हो चुका है। सरकार के इस फैसले के बाद देश में क्रिप्टो में लोगों की दिलचस्पी कम हुई है। भारत में कितना कम हुआ है कारोबार, बता रहे हमारे सहयोगी शरद दुबे। क्रिप्टो फोकस में रहने वाला है और याद रखिएगा जुलाई 1 से जो TDS के रूल्स के बदलाव के बाद जो पूरी जो एक्सचेंजेस में जो वॉल्यूम ट्रेडिंग होती है उसमें बड़ी कटौती देखने मिली है। बड़े एक्सचेंजेस जैसे वजीर एक्स ले लीजिए, CoinDCX, ज़ेप पे, यहाँ पे रिपोर्टेड है लगभग 94 to 98% का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम उसमें गिरावट देखने मिली है। ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी में जो बिटकॉइन मार्केट है यहाँ पे लगभग 40 से 50% जो है टोटल मार्केट वैल्यू बिटकॉइन होल्ड करती है। यहाँ पे भी देख सकते हैं 70% से ज़्यादा 8 महीने में गिरावट देखने मिली और इथेरियम जो सबसे सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी है वहाँ पे भी अब ऑलमोस्ट 75% का गिराव जो है पिछले 8 महीने में देखने मिला है। अब याद रखिएगा जो क्रिप्टो सेल की जो ट्रांजैक्शन होती है वो 10,000 के ऊपर पे जो है TDS अट्रैक्ट करती है। TDS का डिडक्शन का आंकड़ा 1% था और लेकिन कुछ जो केसेस है वहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड लिमिट TDS डिडक्शन का 50,000 रुपये का रखा गया है। और इसके अलावा जो है इंपॉर्टेंट बात मैं ये कहूँगा कि जो लाइफ टाइम हाई से जो आंकड़े गिरे हैं अगर उस पर हम फोकस करें तो बिटकॉइन 71% गिरा है, इथेरियम 77% गिरा है और जो तीसरी सबसे लार्जेस्ट ट्रेडेड क्रिप्टो करेंसी है बिनांस, वहाँ पे 67% का गिरावट देखा गया है। चलिए, तो क्रिप्टो करेंसी में गिरावट और कितनी गहराएगी बात करते हैं। हमारे साथ ट्रिबेको के फाउंडर CEO सिद्धार्थ सोगानी है, क्रिप्टो टैक्स एक्सपर्ट अनुज गुप्ता है। आप सभी का स्वागत है। सिद्धार्थ, आप ही से जानूंगी सबसे पहले 70% तक वॉल्यूम या उससे ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है जब से 1% TDS लगना शुरू हुआ है। ऐलान तो देखिए हो गया था लेकिन लोग इसके आफ्टर इफेक्ट्स का इंतजार कर रहे थे। बताएं कितनी तगड़ी वॉल्यूम में गिरावट तमाम एक्सचेंजेस पर। ओवरऑल वॉल्यूम्स तो काफी गिरी है। 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ही वॉल्यूम्स गिरना शुरू हो गई थी जब 30% टैक्स अनाउंस किया था। बट ये TDS के आने के बाद में वॉल्यूम्स और गिरी है, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है। ओवरऑल 90% तक कई एक्सचेंजेस में वॉल्यूम गिर चुकी है। ये मेन रीजन ये है कि जब TDS लगता है तब लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स के लिए डिफिकल्ट हो जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, क्योंकि एवरी ट्रांजैक्शन पे उनके चार्जेस लगने लग जाते हैं। चार्जेस आते हैं, TDS कटना शुरू हो जाता है। तो अगर आपने 100 रुपए का फर्स्ट ट्रांजैक्शन किया उसमें 1% कटेगा, फिर 99 होगा, उसके बाद में वापस 1% करेगा तो 89.1% हो जाएगा। तो जितने आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनी एक्सचेंज, जितने आप ट्रांजैक्शंस करते जाएंगे उतना आपका कैपिटल ब्लॉक होते जाएगा। दैट्स वन रीजन। और इसी के अलावा इन लोगों को सारे ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना पड़ेगा और उनके ऊपर TDS भी पे करना पड़ेगा। तो फॉर दैट रीजन लॉट ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैव बैक्ड आउट। इस वजह से भी वॉल्यूम्स काफी गिरी है। समझाएं ये TDS लगेगा कैसे और कैसे अगर इसको एडजस्ट करना हो तो आपके पास कोई विकल्प मौजूद है। अनुज? तो जो TDS है, TDS हमेशा जब भी हम सेल करेंगे, सेल पे 1% लगेगा। जैसे सिद्धार्थ जी ने कहा कि हमेशा जब भी हम 100 रुपए की हम करेंसी, हम 100 रुपए का एसेट बेचते हैं तो उसमें से 99 रुपीज़ जो है वो सेलर के हैंड पे जाएगा और 1 रुपीज़ का उसे TDS सर्टिफिकेट मिलेगा जैसे कि पहले मिलता था। हमें ये बताना पड़ेगा कि जो 1% TDS लगा है वो 30% से एडिशनल नहीं है। जो 1% TDS वो एक तरीके से एडवांस इनकम टैक्स है, जो कि जब यूजर अपनी रिटर्न भरेगा तो उसे बाद में जाके एडजस्ट हो जाएगा। TDS के ऊपर अभी थोड़े से डाउट्स हैं कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज जैसे बाइनेंस या फिर अगर कुछ डेक्सेस होते हैं तो उस पर कैसे लगेगा TDS, वो अभी हम अभी है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है। बट
टीडीएस जो है वो 1% एडिशनल टैक्सेस नहीं है, ये यूजर को समझना पड़ेगा। बट जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया कि हर एक ट्रांजेक्शन पे 1% कटेगा तो कैपिटल खत्म हो जाती है, जिससे कि हमारा कैपिटल ब्लॉक होके, इसलिए हमारे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। सिद्धार्थ, यहाँ पे अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो बाजार को देखें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये क्रिप्टो विंटर का माहौल है। हमने कई एक्सपर्ट से बात की, उनका कहना है कि लगभग 1 से 1.5 साल तक आप इस तरह के माहौल को देखेंगे। तमाम तरह के क्रिप्टो एक्सचेंजेस है जो दिवालिया हो रही हैं, बहुत सारी जो स्टार्टअप्स हैं वो अपने लोगों की छटनी कर रहे हैं। ओवरऑल ये जो पूरा बाजार है सही दौर से गुजर रहा है। भारत के संदर्भ में मुझे आप समझाएं कि एक तो बजट में टैक्स का ऐलान, उसके बाद 1% यहाँ पर जो आपका टीडीएस लग गया है, साथ ही जो घाटा हो रहा है, ओवरऑल बाजार में सेंटिमेंट क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को लेकर कैसा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या रीड कर रहे हैं आप? देखिए, फर्स्ट टाइम इस तरह का माहौल हम देख रहे हैं। रिसेशन जो एक अपने आप में पहली बार हुआ है, लास्ट 2 साल में 40% करेंसी प्रिंट हुई है। इस तरह का रिसेशन जैसा माहौल हमने आज पिछले 200 साल में कभी नहीं देखा है। अगर आप M1 मनी सप्लाई इंडेक्स टाइप करेंगे गूगल पे और इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आप जो चार्ट है उस पे 90 डिग्रीज का स्पाइक देखेंगे, विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। साथ में वॉर हो रहा है, कोविड पैंडेमिक है और पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट्स के अंदर 25 से 40% के बीच में कई स्टॉक्स ने उनका मार्केट कैप खोया है। सो आई थिंक ओवरऑल $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी अभी तक श्रिंक हो चुका है। तो क्रिप्टो इज नो डिफरेंट। क्रिप्टो में भी प्राइस एक्शन का इम्पैक्ट आता है। जैसे ही वर्ल्ड मार्केट्स गिर रहे हैं उसी तरह से क्रिप्टो भी गिर रहा है, क्योंकि प्राइस एक्शन जब आता है तो हर चीज के ऊपर आता है। हाउएवर बिटकॉइन और जो मेन इथेरियम टाइप की जो करेंसीज है, जो टॉप 2 करेंसीज है, उनकी वैल्यू प्रोपोजिशन अभी सबसे हाई है। बिटकॉइन का नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, फीस जो होती है वो ऑल टाइम लो पर है। ट्रांजैक्शन का डिफिकल्टी लेवल और हैश रेट, नेटवर्क की हैश रेट ऑल टाइम हाई पर है, जो नेटवर्क के लिए बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ वॉलेट्स जिसमें 0.1 से लेके 1 बिटकॉइन तक की होल्डिंग है, वो नंबर ऑफ वॉलेट्स भी ऑल टाइम हाई है। ये हम सब ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं, इट्स ऑल ट्रांसपेरेंट। सो आई सी अ ह्यूज डाइवर्जेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू, जहां प्राइस गिर रही है और वैल्यू ऊपर जा रही है। तो जैसे ही मार्केट में सेंटिमेंट्स चेंज होंगे, I believe Bitcoin will be back at its levels. सेंटिमेंट कब चेंज होंगे सिद्धार्थ? कब तक आप पढ़ पा रहे हैं सेंटिमेंट्स में बदलाव? एटलीस्ट नेक्स्ट 2 से 3 महीना आई बिलीव साइडवेज जाएगा, क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो अनाउंसमेंट्स है इस हिसाब से अभी बैलेंस शीट श्रिंक होना चालू हुई है। आई थिंक नई इन्फ्लेशन रेट्स भी अनाउंस होगी 13 या 15 तारीख को होने वाली है, तो उसके बाद भी वापस से इम्पैक्ट्स आएंगे। बट ओवरऑल नेक्स्ट 2 से 3 महीने वी आर गोइंग साइडवेज। जो भी चीज होगी मोस्टली आफ्टर सितंबर, as in the entrance of fourth quarter is what I see some kind of sentiments changing, but फिर भी overall recession phase अगर ये शुरू होता है तो ये लंबा चलेगा। I mean recession कभी भी 12 से 18 महीने से कम अभी तक नहीं देखा गया है। 12 से 18 महीने recession हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। तो let's see इस बार क्या होता है। We don't know how the war shapes up, how the commodity prices shape up, so all these factors impact. बाजार को लेकर ही नहीं, इक्विटी बाजार को भी लेकर सेम तरह की अनसर्टेनिटी है। लेकिन यहाँ पर अनुज, इतने अनसर्टेनिटी के बीच में ऐसे कौन कौन से लोग हैं या किस तरह के ऐसे लोग हैं जो क्रिप्टो से अपना मोह भंग अब कर लेंगे? वैसे ही हमने देखा कि बजट में तमाम अनाउंसमेंट्स के बाद और जब से ये लागू होना शुरू हुए हैं, लोगों को नुकसान होना शुरू हुआ, लोगों को ये लगा कि ये जो इफ़ आई कैन कॉल इट एन एसेट क्लास, यहाँ पर पैसे लगाना उनके लिए मुनाफेदार नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं तमाम ट्रिगर्स और फंडामेंटल फैक्टर्स को देखते हुए, आपको क्या लगता है किन लोगों को वाकई क्रिप्टो में पैसे लगाने चाहिए? कौन कौन से लोग हैं जो आपको लगता है कि अब इससे मुंह मोड़ लेंगे? अनुज, जो भी रिटेल यूजर्स हैं जिन्होंने पहले लगाया था, वो लगता है कि अब वो नहीं लगाएंगे, बट प्रोवाइडेड, क्योंकि अभी इस बजट सेशन में जैसे सिद्धार्थ जी ने बताया, बस इसमें ये है कि जो टैक्स रेट्स हैं वो, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जिसमें 30% टैक्स रेट लगा है, जिसमें इंडिया ने जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं उसको सेट ऑफ नहीं करने के लिए कहा है। दैट मीन्स जितना हमारा प्रॉफिट है हमें उस पर टैक्स देना है, और जो लॉसेज होंगे वो प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होगा। तो वो काफ़ी एग्रेसिव व्यू लिया है। इसी वजह से जितने भी हमारे यूजर्स हैं
नाउ दे आर सेइंग कि दैट इंडिया में अब क्रिप्टो इन्वेस्टर्स काफी कम हो जाएंगे सिर्फ इसी वजह से क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में लॉसेस तो होते ही हैं हर जगह, और लॉसेस होंगे, लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकते जैसे हम शेयर मार्केट में करते हैं। तो इस वजह से हमारे जितने भी रिटेल यूजर्स हैं वो काफी हमारे डिमोरलाइज होंगे कि वो नहीं जाएंगे, बट प्रोवाइडेड जितने भी हमारे टेक्निकल पर्सन्स हैं उनके यहाँ पॉजिटिविटी है ही, और जो बिलीवर्स हैं वो गोइंग फॉरवर्ड उसमें लगाते ही रहेंगे। एंड यस, लाइक सिद्धार्थ जी ने सेड कि उसमें आगे जाके कभी ना कभी कम बैक आना ही है। इट मे टेक 18 months 12 months, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन। बिल्कुल, और ऐसे में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो ट्रेडर थे वो धीरे धीरे इन्वेस्टर में भी तब्दील हो रहे हैं जहाँ तक क्रिप्टो में पैसे लगाने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होकर अपने व्यू साझा करने के लिए। हम आगे बढ़ते हैं और अब पेश है आज की वो बड़ी खबरें जो हमारे रिपोर्टर्स दिन भर की कड़ी दौड़ भाग के बाद आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है स्वदेश रिपोर्टर। एक दिन में 2 तकनीकी हादसे, लगता है स्पाइस जेट पर किसी की नजर लग गई है। आए दिन कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्पाइस जेट को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। आज तो 2 घटनाएं ऐसी हुई जिसके चलते स्पाइस जेट की लैंडिंग करानी पड़ी। पहली लैंडिंग उस वक्त हुई जब गुजरात के कांडला से मुंबई जा रही स्पाइस जेट की फ्लाइट की विंडशील्ड चटक गई। वहीं वो तो शुक्र है भगवान का कि वक्त रहते ये पता चल गया कि आसानी से फ्लाइट की सेफ लैंडिंग हो गई। वहीं दिल्ली से दुबई जा रहा स्पाइस जेट का बोइंग 737 लेफ्ट फ्यूल टैंक के इंडिकेटर में भी गड़बड़ी आ गई और जिसके चलते कराची में स्पाइस जेट की आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। लेकिन कैसे हुआ इन दोनों घटनाओं का इम्पैक्ट और कैसे हुई ये दोनों घटनाएं, हमारे संवाददाता समीर दीक्षित पूरी जानकारी दे रहे हैं। पाँच जुलाई मंगलवार स्पाइस जेट एयरलाइन के लिए बिल्कुल भी मंगल नहीं था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पाइस जेट एयरलाइन के साथ एक दिन में 2 अलग अलग वाकये हुए जिसके चलते एयरलाइन की सेफ्टी के पैमाने पर सवाल उठने शुरू हो गए। पहला मामला स्पाइस जेट एयरलाइन के बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट से जुड़ा रहा। दिल्ली से दुबई ये फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी लेकिन इसको कराची डाइवर्ट किया गया और इसके पीछे वजह यह बताई गई क्योंकि शुरुआती दौर में एयरलाइन ने कहा कि उसके एक लाइट इंडिकेटर वो ठीक तरीके से काम नहीं था जिसके चलते फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया कराची के लिए। हालांकि बाद में एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने बताया कि जो फ्यूल इंडिकेटर होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा था। यहां तक कि लेफ्ट टैंक में कितना फ्यूल मौजूद है या क्वांटिटी कितनी है वो सही तरीके से उसको इंडिकेट नहीं कर रहा था जिसके चलते फ्लाइट को कराची डाइवर्ट किया गया। हालांकि कराची एयरपोर्ट पे प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद में ये पता चला कि फ्यूल लीकेज नहीं था, लेकिन ये एक अहम मसला था जिसको अब आगे जाँच किया जाएगा कि इसमें आखिर कहाँ क्या दिक्कत रह गई थी। एक दूसरे मामले में स्पाइस जेट एयरलाइन का ही एक और Q400 एयरक्राफ्ट ये वाकया हुआ था जिसमें उसके विंडशील्ड के आउटर पेन वो क्रैक हो गया। ये एयरलाइन का ये स्पाइस जेट Q400 कांडला से मुंबई ऑपरेट कर रहा था जिसमें आउटर पेन जो विंडशील्ड का होता है वो क्रैक कर गया था। हालांकि इससे यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं आई। सुरक्षा के मसले पे ये बहुत गंभीर बात नजर नहीं आती है क्योंकि एयरलाइन का कहना यह है कि प्रेशराइजेशन जो कैबिन के भीतर होना चाहिए बिल्कुल नॉर्मल था और अमूमन इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं। एयरक्राफ्ट मुंबई में लैंड भी कर चुका है, लेकिन ये 2 वाकये स्पाइस जेट एयरलाइन के लिए एक ज़रूर गंभीर बात उनके लिए होगी कि उनको अपनी एयरक्राफ्ट की सुरक्षा और इंजीनियरिंग को लेकर के फिलहाल इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत नज़र आती है। लेकिन बड़ी तस्वीर यही है कि पिछले 17 दिनों में स्पाइस जेट एयरलाइन के साथ ये कुल 6 मामले हुए हैं और अब डीजीसीए इन सभी 6 मामलों की जाँच कर रहा है, विशेषकर बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट से जुड़े हुए, और उसमें यह देखेगा कि क्या बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट की सेफ्टी से जुड़ा कोई एक अहम पहलू तो नहीं है जिसमें ज़रूरी सुधार करने की जरूरत हो। पिछले 17 दिन में स्पाइस जेट की फ्लाइट्स के साथ ये 6वां हादसा है और डीजीसीए ने इन सारी घटनाओं की जांच के आदेश दे दिए हैं। 2 जुलाई को स्पाइस जेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट में 5000 फुट की ऊंचाई पर अचानक धुआं फैलने के बाद विमान को वापस दिल्ली में उतारा गया। ऐसा ही हादसा 19 जून को पटना दिल्ली फ्लाइट के साथ देखा गया। 185 यात्रियों के साथ फ्लाइट ने जैसे ही उड़ान भरी विमान में आग की बात सामने आई और उसकी वापस पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
वहीं एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फ्यूल की कीमतों को लेकर एयरलाइंस के प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। एटीएफ के लगातार बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर सरकार और एयरलाइंस एडवाइजरी ग्रुप की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया, बता रहे हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज तमाम एयरलाइन के प्रतिनिधियों के साथ एक अहम बैठक करी। इस बैठक का एजेंडा यही था कि जिस तरीके से हाल में एटीएफ या टरबाइन फ्यूल के दाम रिकॉर्ड हाई स्तर पे पहुंच गए हैं, इसके चलते एयरलाइंस को जो दिक्कत आ रही है उस पर चर्चा करना और साथ ही साथ क्या संभावित कदम उठाए जा सकते हैं ताकि एयरलाइंस को कुछ राहत पहुंचाई जाए। इसके अलावा भारत में जो एटीएफ के दाम हैं और विदेशों में जो एटीएफ के दाम हैं, इनको लेकर के भी एयरलाइन के साथ चर्चा की गई। फिलहाल जो टरबाइन फ्यूल के दाम भारत में हैं वो 1,50,000 प्रति किलोलीटर तक पहुंच गए हैं, जिसके चलते एयरलाइंस की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ गई है। अलग अलग सेक्टर्स पे जो एयर फेयर्स हैं, हवाई किराए हैं, वो भी रिकॉर्ड हाई स्तर पे लगभग पहुंच चुके हैं और ये एविएशन सेक्टर के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट साबित हो सकता है। तो इन तमाम पहलुओं पर एक अहम बैठक हुई है और एयरलाइन रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपनी तरफ से सुझाव भी दिए हैं कि सरकार संभावित तौर पर क्या कदम उठा सकती है। लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि एविएशन मंत्रालय इसके बाद वित्त मंत्रालय को अप्रोच कर सकता है, उनका दरवाजे खटखटा सकता है ताकि फौरी तौर पे कुछ कदम उठाए ताकि एटीएफ की कीमतों में कुछ राहत पहुंचाई जा सके और उसका बड़ा फायदा एयरलाइन को या एविएशन सेक्टर को मिल सके। तो इस मसले पर अहम बैठक जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया और तमाम एयरलाइन के रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि मौजूद थे और मसला यही कि कैसे एटीएफ की बढ़ी हुई कीमतों से एयरलाइंस को कुछ राहत या फायदा पहुंचाया जा सके। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में छूट दे दी है। क्या है पूरी खबर, हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी समझा रहे हैं। देखिए, पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने नया नोटिफिकेशन जारी किया है। वित्त मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के हिसाब से अब 12% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल और 15% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर भी एक्साइज कंसेशन का बेनिफिट मिल सकता है। इसे भी E10 कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि 12% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में जहां पर कि 88% पेट्रोल है वहां पर एक्साइज ड्यूटी देना होगा, जबकि 12% जो कि एक्चुअल में इथेनॉल है वहां पर 5% जीएसटी ही लगेगा। उसी तरीके से 15% इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल में 85% पर एक्साइज ड्यूटी देना होगा और 15% पर जो रिड्यूस्ड 5% जीएसटी है वही सिर्फ देना होगा। जहां तक फाइनल टैक्स ट्रीटमेंट का सवाल है तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वहां पर टैक्स जो है वो नील रहेगा नए नोटिफिकेशन के हिसाब से। जहां तक हाई स्पीड डीजल पर टैक्स ट्रीटमेंट का सवाल है, एक्साइज कंसेशन का सवाल है, उन्हें भी इसका फायदा मिल सकता है अगर हाई स्पीड डीजल में 20% बायोडीजल की जो ब्लेंडिंग हो वो हुई हो। ऐसी स्थिति अगर बनती है तो उन्हें भी एक्साइज कंसेशन का बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। इससे एक तरफ जहां सरकार को पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग में बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, डीजल में बायोडीजल ब्लेंडिंग में बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है, वहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी आने वाले दिनों में इसका फायदा हो सकता है। एसिड मोनेटाइजेशन योजना के तहत सरकार इस साल 130 से 140 मिनरल ब्लॉक की नीलामी करना चाहती है और इसके लिए सरकार ने राज्यों को ऐसे मिनरल ब्लॉक्स की पहचान करने को कहा है। 2025 तक 761 मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी का लक्ष्य है। मेटल की ऊंची कीमतें और इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार इस दिशा में तेजी से काम करने वाली है। इस एक्सक्लूसिव खबर की तमाम डिटेल्स हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी दे रहे हैं। देखिए, मिनरल प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव रणनीति तैयार की है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि राज्यों को इस बात के निर्देश गए हैं कि वो मिनरल ब्लॉक्स की पहचान करें और चालू वित्त वर्ष में ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लॉक्स हैं उसके ऑक्शन को अंजाम दिया जाए। सरकार ये चाहती है कि चालू वित्त वर्ष में करीब 130 से 140 जो मिनरल ब्लॉक्स हैं उसका ऑक्शन किया जाए और ख़ासकर ऐसे मिनरल्स जैसे आयरन ओर है, बॉक्साइट है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, उसके प्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस किया जाए। जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन की स्थिति अभी बनी है, मिनरल्स की कीमतें बढ़ रही हैं और जो घरेलू ज़रूरतें हैं उसके लिए इम्पोर्ट्स पर जो निर्भरता है वो बढ़ती जा रही है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसका करीब 3 गुना से भी ज़्यादा इंपोर्ट की ज़रूरत जो है वो करनी पड़ रही है, जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करने के लिए। सरकार की योजना ये भी है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। इसके लिए कई तरह की इंसेंटिव्स कंपनियों को दी जा सकती है और साथ ही साथ ऑक्शन से संबंधित जो नियम है उसमें भी कई तरह की छूट ढील दी जा सकती है। अभी बार बार फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने की ज़रूरत कंपनियों को नहीं है, ये रियायत दी जा चुकी है और साथ ही साथ
माइन से जितने भी प्रोडक्शन हो रहे हैं उसका 50% जो है ओपन मार्केट में बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के बेचने की इजाज़त कंपनियों को दे दी गई है। सरकार अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो पिछले 7 साल में करीब 175 मिनरल ब्लॉक्स का ही ऑक्शन कर पाई है। लिहाजा चालू वित्त वर्ष में कोविड के बाद जो स्थितियां बनी हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्शन को अंजाम देने की योजना तैयार की जा रही है। जो नेशनल असेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसके तहत भी सरकार ने 2025 तक करीब 761 मिनरल ब्लॉक्स के ऑक्शन की योजना तैयार की है। लिहाजा चालू वित्त वर्ष जो है वो काफ़ी अहम है इस टारगेट को हासिल करने की दिशा में। खाने के तेल की कीमतों में गिरावट का फायदा रिटेल ग्राहकों तक कैसे पहुंचे, इसको लेकर केंद्र सरकार इसी मुद्दे पर कल एक बड़ी बैठक करने जा रही है। क्या होगा इस बैठक का एजेंडा, इस पर ET9 स्वदेश के संवाददाता समीर दीक्षित ने एक्सक्लूसिव बातचीत की फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे से। जब हमने बात करी थी तब आपने कुछ 5 से 10% की नरमी की बात कही थी और लगभग 2 से 4% की नरमी आई भी है। लिहाजा मैं ये समझना चाहूँगा कि फेस्टिव सीजन को देखते हुए आपको क्या उम्मीद है कि ये जो नरमी का अगर आंकड़े के नज़रिए से देखें तो आपका एनालिसिस क्या कहता है और कितना परसेंटेज में ये जा सकता है नीचे? देखिए, ऑलरेडी प्राइजेज जो हैं वो करीब 10% नीचे आए हैं। ओके। और हमारी कोशिश ये होगी कि जो ऑयल कंपनीज हैं वो रिटेल प्राइस में वो बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन करें। तो उसके ऊपर हम उनके साथ कल चर्चा कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि वो भी रीज़न देखेंगे और उस दाम को जो है वो उपभोक्ता तक उसका बेनिफिट पहुंचाएंगे। एक आखिरी सवाल, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगातार सुधार की जो बात होती है, आप उसमें डिजिटल पेनिट्रेशन करने के भी प्रयास कर रहे हैं। इस सिस्टम को सुधारने की दिशा में और क्या कुछ कदम हो सकते हैं जिस पर सरकार काम कर रही है और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहेगी? ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आज पहली बार स्टेट की PDS रैंकिंग इंडेक्स है, ऑनरेबल मिनिस्टर ने रिलीज़ की है, जिससे कि स्टेट्स को मौका मिलेगा अपनी व्यवस्थाओं को अंडरस्टैंड करने का और उसमें क्या सुधार किया जाना है उसके ऊपर चर्चा करने का। धन्यवाद। और अब बात करते हैं देश में मॉनसून के साइड इफेक्ट की, जिसके चलते कई जगह आ चुका है जल तांडव। भारी बारिश के कारण जो है यहाँ पर जल जमाव हो चुका है। किसी ने क्या खूब कहा है, न बरसे जो पानी सूखा पड़ जाए और जो हो जाए बरसात तो फिर बाढ़ मिलता है। अब तक लोग मानसून का इंतज़ार कर रहे थे और जैसे ही मानसून आया तो हाहाकार ही मच गया है और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर असम तक पानी पानी हो गया है और समुंदर की लहरों के किनारे बरसने और बसने वाले मुंबई में जल सैलाब आ चुका है। देखिए किस तरह से देश में मचा हुआ है जल तांडव। मुंबई में हाई टाइड, जगह जगह जल तांडव। विक्रोली में हुआ लैंडस्लाइड, सैंड में डूबी सड़कें, वडाला में हाल, अंधेरी अंडरब्रिज में फंसी, अंधेरी मेट्रो स्टेशन में धंसी बस, पानी निकालने में BMC के छूटे पसीने, बारिश के हालात पर CM की नजर, NDRF की टीम भी अलर्ट पर।
जल तांडव। बारिश से अस्त व्यस्त मुंबई, सड़कें पानी में डूबी, अंडरपास में भरा पानी, रफ्तार पर लगा ब्रेक। इस बार भी बारिश में मुंबई हलकान है। साल बदलते रहते हैं लेकिन मुंबई में हालात नहीं बदलते। इस बार भी ड्रेनेज ओवरफ्लो, पानी में डूबी सड़कें, पानी से लबालब भरे सबवे और अंडरपास की तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। वडाला, सायन और अंधेरी में हाल बुरे हैं। रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। जगह जगह जाम की तस्वीरें आम हैं। मुंबई के अलग अलग इलाकों में बारिश के चलते आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ऑफिस जाने के लिए निकलते तो जरूर हैं, लेकिन सड़कों पर लबालब पानी में फंस जाते हैं और नतीजा होता है भयंकर जाम। मुंबई में मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस पर और महेश पलावत जो कि स्काईमेट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश सर, क्या ये जो 2 दिन बरसात हुई है, क्या ये कंटिन्यू रहेगी एक आध दिन? क्योंकि जिस तरीके से पानी भर रहा है और अगर ये चलता रहा तो शायद तक 1-2 दिन में और पानी भरने की और दिक्कतें आने की उम्मीद करी जा सकती है। जी हाँ, उसके बाद अभी जो बारिश है ये धीरे धीरे बढ़ेगी। आज अच्छी बारिश है रात में और कल थोड़ा सा कमी आ सकती है, लेकिन 7, 8 और 9 ये जो 3 दिन है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। और इस समय लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के ऊपर है जो धीरे धीरे गुजरात की तरफ आएगा और उसके प्रभाव से जो वेस्ट कोस्ट है पूरा, यानी कि साउथ गुजरात से लेकर के कर्नाटक तक तो भारी बारिश होगी। और मुंबई के जो नॉर्थ में जो इलाके हैं सब में वहां पर भारी से अति भारी बारिश 7 और 8 तारीख को होगी। पीक इंटेंसिटी 8 तारीख को हो सकती है और उस समय 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश कई इलाकों में देखने को मिलेगी। तो बहुत ज्यादा उस समय खतरा बढ़ जाएगा कि अभी तो लोग एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जब धीरे धीरे पानी बढ़ता जाएगा और जो अगले, जैसे मैंने बताया कि कम से कम 4 दिनों तक का अलर्ट है, तो 7, 8, 9 को बहुत ज्यादा भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। तो उस समय लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन लें और घर से बाहर न निकलें, नहीं तो ट्रैफिक जाम में फंसेंगे और जो वाटर लॉगिंग वगैरह है, जो लो लाइंग एरियाज में पानी भरेगा, उसमें उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके बाद धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी, लेकिन अगला एक और स्पेल है जो 14-15 तारीख को आ सकता है। उसके बारे में हम बाद में जानकारी देते हैं। जी सर, हाई टाइड के क्या आसार है? क्योंकि अभी तो हमने देखा कि जैसे कि हमें कविता बता रहे थे कि पुलिस वहाँ पर है, लेकिन वो भी मरीन ड्राइव पे बैठे लोगों को इस समय रोक नहीं रही है। पर क्या आगे आने वाले समय में जो हाई टाइड है वो भी आ सकती है और वहाँ से भी थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं? जी हाँ, हाई टाइड तो जैसे दिन में 2 बार आता है, तो अभी हाई टाइड के समय, लेकिन अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है तब जाकर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी अगले 24 घंटों तक बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन क्योंकि बारिश हो रही है फिर बीच में रुक रही है तो पानी को बहने का मौका मिल रहा है। लेकिन 7, 8, 9 तारीख को जो लगातार बारिश होगी, खास करके 7 और 8 तारीख को, तो उस समय जो खतरा बढ़ जाएगा। तो हाई टाइड जब होगा उस समय, क्योंकि पहले से आप पता लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है और वेबसाइट है, बहुत सारी इंटरनेट है जिससे आपको पता लगेगा कि हाई टाइड कब है। तो उस समय कम से कम जो कोस्टल एरियाज है वहां जाने से परहेज करें और ये कम से कम जो 7 और 8 तारीख है उस समय अपना प्लान पहले कर लें और बाहर न जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और घर से काम करने की कोशिश करें। और मुझे उम्मीद है कि बीएमसी उस समय ऑफिस तो पता नहीं, लेकिन स्कूल वगैरह की छुट्टी कर देगी, क्योंकि उस समय सिचुएशन ही ऐसी ज्यादा मतलब क्रिटिकल हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, मैं और जानकारी देने के लिए। 7, 8 और 9 ये 3 दिन है, वहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलें। बारिश ज़्यादा है, अगर आप एम्प्लॉई हैं तो एम्प्लॉयर से बोलिए कि थोड़ी सी रियायत दिखाएं, और अगर एम्प्लॉयर है तो देखिए अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो क्यों बिना मतलब अपने एम्प्लॉय को पानी में फंसाना है, और बारिश में भीगने से कई हो सकता है तबीयत भी खराब हो जाए, आगे आप ही का नुकसान होने वाला है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। मानसून मुंबई में आफत बनकर बस रहा है। रात को हो रही भारी बारिश से माया नगरी अब पानी पानी हो चुकी है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है, निचले इलाकों में ज़्यादा बुरा हाल है, सड़कें पानी से लबालब हैं। इस वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त हो गई है। स्क्रीन पर अब आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं, अंधेरी की, वडाला की और सायन की, जहां थोड़ी सी भी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मुंबई में पिछले 12 घंटों में करीब 95.18 यानी कि 81 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश से मुंबई के सबर्ब ठाणे और पालघर में बुरा हाल है। देखिए हमारी संवाददाता शिवानी मिश्रा की ये रिपोर्ट। मुंबई में लगातार तेज बारिश अब रिमझिम नहीं बल्कि लोगों की मुसीबत बन चुकी है। फिलहाल हम विटनेस कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं विले पाले सेंटा क्रूज के इलाके, जहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देख पाएंगे कि किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर अटकी हुई हैं, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा जाम है कि लोग सड़कें और गड्ढों के बीच का जो फर्क है
वो नहीं पहचान पा रहे हैं, जिनकी गाड़ियां खराब है ना वो मैकेनिक बुला पा रहे हैं ना खुद सुधार पा रहे हैं। ये वो रिक्शाएं हैं जो फंस चुकी हैं तेज बरसात में, इनके इंजन में पानी फंस चुका है, इससे वो भी अटके हुए हैं। लेकिन विजय आपको एक तस्वीरें दिखाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाती है इस रास्ते के लिए। आप देख पाएंगे कि ये जो पूरा इलाका है सांता क्रूज से विलेपाले की तरफ जाने वाला, यहाँ पर किस तरह से पानी हुआ है मैं खुद अपनी आंखों से देख पा रही हूँ कि कार एक अटक चुकी है यहाँ पर। साथ ही साथ रिक्शाओं का जो स्तर है वो आप देख पाएंगे, और पीछे से जो आने वाली कारें हैं ये साफ बताती हैं कि एक तालाब में अब ये जा रहे हैं, ना कि किसी सड़क पर किसी अलग जगहों पर। हर साल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वादे करती है कि पानी नहीं भरेगा। सुबह से कुछ ऐसी तस्वीरें भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों द्वारा आ रही हैं कि उन्होंने पानी को खाली कर दिया है और लोग उनकी अब तारीफें कर रहे हैं। लेकिन बात ये उठती है कि साल भर के इन 3 महीनों में क्यों मुंबई करों को जो है ऐसे तालाबों का सामना करना पड़ता है। और आप तस्वीरें देख पाएंगे कि कार यहाँ पर जो बीच की लहरों का अनुभव करा रही है लोगों को और गाड़ियों को। तो कुछ इसी तरह से फंसे हुए लोग मुंबई के कई इलाकों में हैं, जहां अंधेरी सबवे, मिलन सबवे और ऐसे ही मलाज सबवे में, कांदिवली में ऐसे निचले इलाकों में पानी भर जाता है। और ये अनुभूति जुहू चौपाटी की लोगों को घुटने तक का पानी करीबन यहाँ पर है। और इसी तरीके से जो लहरें आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि हम एक ऊंचाई पर खड़े हैं तो हमारा ये हाल है। तो जिनकी गाड़ियाँ, और यहाँ पर ये रिक्शा जो है फिर अटक गई है, जो गाड़ियाँ बारिशों में अटकती हैं उनमें एक और इजाफा साफ देखते हुए फिलहाल देखना ये होगा कि मुंबई करों को जहां ऑरेंज अलर्ट पर रहने को कहा गया है, शुक्रवार तक की तेज़ बरसात होगी, आइसोलेटेड जगहों पर न जाएं, ऐसी जगहों पर ना जाएं जहां पर निचला स्तर हो, या फिर जुहू चौपाटी या मलाड चौपाटी जैसी जगहों पर बिल्कुल भी ना जाएं। देखना होगा कि हर साल का हालत यही है, नई सरकार ने बड़े वादे किए हैं तो कब इन चीज़ों में सुधार आता है, क्योंकि हर साल के वादों की तरह मुंबई इस बार भी काफ़ी ज़्यादा भीगती और डूबती नजर आ रही है। तो बारिश का ट्रेनों की रफ्तार पर भी असर पड़ा है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक मेन लाइन और हार्बर लाइन में ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भारी बारिश का अंधेरी, सायन, चैम्बूर और कुर्ला के इलाकों में ज़्यादा असर पड़ा है। यहाँ पानी का जमाव हो गया है। और संदीप सिंह ने मुंबई के उन इलाकों से हालात का जायजा लिया जहाँ भारी बारिश और जल जमाव से लोगों का बुरा हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के एंटॉप हिल इलाके में, और आप दृश्यों में देख सकते हैं भारी बारिश के कारण जो है यहाँ पर जल जमाव हो चुका है। और ये बच्चे जो हैं वो आपको खेलते नजर आ रहे हैं, बारिश के मजे लेते नजर आ रहे हैं। और देखिए कि बारिश के पानी से जल जमाव कितना हो चुका है। बच्चे यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच जो सामान्य नागरिक हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ एक लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार भारी बारिश के कारण मुंबई भर गई है, फिर इस बार खाली यहाँ भरता है, यहाँ पर पानी भर जाता है। यहाँ कोई काम नहीं होता है। 3 दिन से काम चालू है मगर फिर भी पानी भर गया। संडे से चालू है काम, अभी फिर भर गया, फिर भर गया। लगातार हर छोटे बच्चे कैसे जाएंगे? हर साल यही हर साल का काम है। वही हाल है। आपको क्या तकलीफ होती है? तकलीफ यही, हम तो यहाँ रेसिडेंट हैं, यहीं रहते हम लोग, हम जाएंगे किधर? टैक्सी चलाते? हाँ, गाड़ी घोड़ा हमारा। गाड़ी नहीं निकाल पाए, क्या करेंगे? धंधा पानी नहीं है। तो कहीं ना कहीं सामान्य लोगों को, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के कारण मुंबई के कई इलाकों में जो है जल जमाव जैसी स्थिति है। मैं गुजारिश करूंगा अपने कैमरामैन प्रवीण नागावकर से वो रोल करके दिखाएं। ये देखिए, आधी गाड़ी जो है वो पानी के अंदर डूब चुकी है। पानी के टायरों तक जो है पानी भर चुका है। और आप देखें कि किस प्रकार से जल जमाव हो चुका है। यहाँ पर लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ये दृश्य, ये बच्चे आपको दिखाई देंगे, बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर बहुत आनंद लेते हुए। स्कूल से छुट्टी हुई है इनकी। मजा आ रहा है आपको बारिश में? मजा आ रहा है? बहुत ही ज्यादा। आपको मजा आ रहा है? तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो है बारिश एक खुशनुमा मौसम है और इसी मौसम का आनंद बच्चे ले रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो सामान्य नागरिक है वो लगातार इस भारी बारिश से जो है वो परेशान है। आपको बता दें कि बीएमसी करोड़ों रुपए जो है वो खर्च करती है जल जमाव से बचने के लिए। तमाम दावे जो बीएमसी के हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। और आप दृश्यों में देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जल जमाव हुआ है, लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश जो है पूरे मुंबई में हो रही है और
मुंबई के कई इलाके जिसमें अंधेरी, विलेपार्ले, चेंबूर, जोगेश्वरी, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर भारी बारिश जो है वो हुई है और जल जमाव हुआ है। भारी बारिश के कारण जो है यहां पर जल जमाव हो चुका है। आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार सोशल मीडिया का कंटेंट को लेकर जवाबदेह बनाने पर काम कर रही है। वैष्णव ने कहा है कि सोशल मीडिया की जवाबदेही एक ग्लोबल मुद्दा है, लेकिन पहले ये सेल्फ रेगुलेशन से और इंडस्ट्री रेगुलेशन के जरिए होगा और उसके बाद सरकार दखल देगी। वैष्णव का बयान ऐसे वक्त में आया जब सोशल मीडिया कंटेंट हटाने के भारत सरकार के आदेश का ट्विटर जुडिशियल रिव्यू करवाना चाहता है। सोशल मीडिया एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, हमारी लाइफ में आज बहुत बड़ा प्रभाव है। इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो, ये क्वेश्चन दुनिया में सब जगह अभी एक बहुत ही वैलिड क्वेश्चन बन चुका है। सोशल मीडिया को अकाउंटेबल करना ज़रूरी है। कैसे अकाउंटेबल करें? सबसे पहले सेल्फ रेगुलेशन, किस तरह से खुद ही कुछ ऐसे कंटेंट जिन कंटेंट से सोसाइटी में एक हार्मफुल इम्पैक्ट आता है उसको खुद ही दूर करें। फिर इंडस्ट्री रेगुलेशन, फिर गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो हर तरह का एक ऐसा इकोसिस्टम, ऐसा थॉट प्रोसेस अभी बन रहा है दुनिया में सब जगह और देश में भी, अपने यहाँ भी, कि सोशल मीडिया शुड बी अकाउंटेबल। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस स्कीम के तहत इंडियन नेवी में भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू हो गई है। इस आवेदन के उम्मीदवारों को 22 जुलाई तक का समय दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार नेवी में हो रही अग्निवीरों की भर्ती में पहले बैच में 20% उम्मीदवार महिलाएं होंगी और जानकारी के मुताबिक अग्निपथ योजना के तहत नेवी अग्निवीर SSR पदों के लिए 10,000 से ज्यादा महिलाओं ने नौसेना में अग्निवीर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि इस भर्ती के तहत कुल 2,800 पदों पर भर्तियां हो रही हैं, जिसमें महिला उम्मीदवारों के लिए 560 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। और स्वदेश वार में आज के लिए इतना ही। मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।